दूसरा लेसन है पाइथागोरस प्रमेय। पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा ही होगा पाइथागोरस का मतलब क्या होता है, पाइथागोरस किसे कहते हैं, पाइथागोरस को कैसे हल किया जाता है। पाइथागोरस का मतलब होता है कि समकोण त्रिभुज होना चाहिए। ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज मतलब कोई भुजा, एक भुजा जो रहेगी दूसरी भुजा के ऊपर लंब रहेगी, तो लंब रहेगी तो यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा। 90 के सामने वाली जो भुजा होती है उसको बोला जाता है कर्ण, तो इसी को बोलते हैं पाइथागोरस। समकोण त्रिभुज इस तरीके का भी हो सकता है, इस आकार में भी हो सकता है, ये भी पाइथागोरस प्रमेय ही रहेगा, इसको भी बोलेंगे कर्ण। आपको ये पता ही होगा कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग मतलब ये दोनों। अच्छा कोई भी एक आकृति ले लेता हूँ, चलो मानो ए बी सी, ये वाली आकृति ले लिया। कर्ण का वर्ग मतलब एसी का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अन्य दो भुजा मतलब ये वाली जो भुजा है और ये वाली भुजा, इनका वर्ग करोगे, ये वाली भुजा का वर्ग इस भुजा का वर्ग, वर्ग करने के बाद दोनों का जोड़ोगे, जोड़ने के बाद इसके बराबर आता है। इसका मतलब है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। यहाँ पे एक भुजा हो जाएगी ए बी का स्क्वायर, दूसरी हो जाएगी बी सी का स्क्वायर। अब इसका मान अगर एक दिया हुआ है और इसका भी एक दिया हुआ है तो इन दोनों का वर्ग करोगे तो यहाँ पे आपको दो मिलेगा, मतलब कि इन दोनों का वर्ग करने के बाद इसका मान के बराबर होता है, कर्ण के बराबर होता है। सेम इसमें भी वही रहेगा, इसी को बोलते हैं पाइथागोरस। और प्रमेय का मतलब होता है, अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो आगे पढ़ने से पहले कुछ और बेसिक चीजें, जैसे कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा ही होगा 30-60-90 का प्रमेय। 30-60-90 का प्रमेय, इसका गुणधर्म क्या रहता है, जैसे कि कोई मैं एक आकृति बना लेता हूँ, ये हो गया समकोण त्रिभुज, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। ये कोण कितना बन रहा है 60 डिग्री मैं अगर मानता हूँ, और इसको मैं मान लिया 30 डिग्री बराबर। आप अगर उल्टा करना चाहो कुछ इस तरीके से, इसको आप 30 मान लो, इसको आप 60 मान लो, इसको आप 30 मान लो, तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन यहाँ पे हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए, तो मैं इसको ना लेकर के इस आकृति को मानता हूँ। इसको बोल दिया ए बी सी। अभी अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं 30 माप वाले कोण की सम्मुख भुजा, अगर मुझे 30 का डिग्री मतलब 30 अंश मतलब ये जो कोण दिया हुआ है इसका मान निकालना है, तो इसका होता है 30 के सामने वाली भुजा क्या है बी सी, तो बी सी बराबर 1/2 गुणे कर्ण, कर्ण का मतलब हो गया ए सी। और अगर मुझे 60 डिग्री का मान निकालना है, तो 60 डिग्री के माप वाले कोण की सम्मुख भुजा क्या है, 60 के सामने वाली भुजा क्या है ए बी। यहाँ हो जाएगा ए बी बराबर करनी में 3/2 गुणे कर्ण मतलब ए सी। ये दोनों चीजें याद रखना, क्योंकि ये आगे चल करके आपको सवाल हल करने के लिए बहुत काम आएगा। इसी से मिलता जुलता एक और है 45-45-90 का। 45-45-90 का प्रमेय आपने पढ़ा होगा। 45-45-90 का मतलब होता है कि एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ रहेगा, अब यहाँ पे कोण रहेगा 45 अंश का, यहाँ भी कोण रहेगा 45 अंश का, और ये हो जाएगा 90 डिग्री। अगर इसका मान निकालना है तो इसका प्रमेय 45-45 का जो गुणधर्म होता है उसको बोलते हैं, यदि किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण, कोणों का माप, न्यून कोण मतलब ये दोनों कोण, कोणों का माप 45-45 हो तो समकोण को समाविष्ट करने वाली, समकोण को मत ये वाला समकोण त्रिभुज को, प्रत्येक भुजा की लंबाई कर्ण की 1/2 करनी 2 गुना होती है। मतलब कि अगर आपने इस 45 का मान निकाला तो यहाँ पे मैं इसको ए बी सी दे दूँ, अगर ये 45 डिग्री का अगर मान निकाल रहे हो ये कोण का मान, यहाँ क्या हो जाएगा ए बी बराबर 1/2 करनी 2, कर्ण का मान हो जाएगा ए सी। और अगर इस 45 डिग्री कोण, ये कोण का मान आप निकाल रहे हो ये 45 वाले कोण का, यहाँ हो जाएगा बी सी, सम्मुख भुजा लेना है हमेशा, 1/2 करनी 2 गुणे कर्ण मतलब ए सी हो जाएगा।
ये वाला भी सूत्र आप याद रखना 45-45 के लिए भी, क्योंकि ये भी आगे चल करके आपको बहुत इसका उपयोग रहेगा। अभी ये किसमें सूत्र है? समलंब चतुर्भुज का सूत्र। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे समांतर ऊंचाई, समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योगफल। समांतर भुजाओं की लंबाई, लंबाइयों का योगफल। इसको कोष्टक में ले लो, गुणे ऊंचाई, ये सूत्र है इसका। ये भी सूत्र आपको आगे चल करके बहुत काम आने वाला है। 4 सूत्र है, चारों सूत्र को आप याद कर लो। अब आते हैं प्रमेय पे। इस प्रमेय पे आने से पहले फिर से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कसौटी। क्या कसौटी होती है? कोको कसौटी होती है, भुजा कोण भुजा कसौटी होती है, बराबर। और भुजा 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 कसौटी होती है। और एक होता है कोण 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 कसौटी। और एक होता है कर्ण भुजा कसौटी। तो ये 5 में से कोई भी एक कसौटी हमें मिल जाती है तो हम क्या कहते हैं? इस त्रिभुज क्या है? सर्वांग है। जब भी हम प्रमेय सिद्ध करने जाते हैं तो 5 में से कोई एक हमें कसौटी मिलनी चाहिए। तो अब प्रमेय पे आते हैं। देखिए प्रमेय दिया क्या है। सबसे पहले प्रमेय का जो ये दिया हुआ रहता है, इसको सबसे पहले ध्यान से उसको समझिए। यहाँ पे देखिए प्रमेय में क्या दिया हुआ है। समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींची गई शीर्ष लंब से निर्मित दोनों त्रिभुज तथा तीनों त्रिभुज परस्पर तथा मूल समकोण त्रिभुज के समरूप होते हैं। मतलब क्या है प्रमेय का? कि एक कोई समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। समकोण मतलब इसको हमेशा समकोण बोलते हो, इसको मान लो चाहे आप इसको मान लो, ये भी एक समकोण त्रिभुज है, बराबर। फिर उसके बाद बोला है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींची गई शीर्ष लंब। कर्ण पर मतलब ये होता है आपका कर्ण, तो इसके ऊपर एक शीर्ष लंब खींचा, यहाँ से खींचो चाहे यहाँ से खींचो। फिर उसके बाद बोला है कि निर्मित दोनों त्रिभुज परस्पर। दोनों त्रिभुज मतलब अब यहाँ पे देखो, ये एक त्रिभुज बन गया, ये दूसरा त्रिभुज बन गया, इसमें भी एक त्रिभुज बना, ये दूसरा त्रिभुज बना। दोनों त्रिभुज परस्पर तथा मूल समकोण त्रिभुज के समरूप होते हैं। मूल मतलब कि जैसे कि यहाँ पे मैंने सबसे पहले बड़ा त्रिभुज बनाया था, बराबर। ये बड़ा वाला त्रिभुज था, फिर उसके बाद यहाँ पे शीर्ष लंब खींचा तो यहाँ पे 2 त्रिभुज बन गए। एक त्रिभुज तो ये वाला हो गया और दूसरा त्रिभुज उसके नीचे वाला हो गया। मत इस जो आखिरी लाइन है मूल समकोण त्रिभुज के समरूप होते हैं, उसका मतलब है कि जब शीर्ष लंब खींचा तो यहाँ पे जो 2 त्रिभुज बने, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, परस्पर समान है। किसके? जो बड़ा वाला पहले वाला त्रिभुज था उसके समान है। मतलब कि बीच में हमने से जो लाइन खींचा, वो लाइन खींचने के बाद 2 त्रिभुज बने, वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। किसके? जो पहला वाला बड़ा वाला त्रिभुज था उसके सर्वांगसम है। तो हमें सिद्ध क्या करना रहेगा कि आखिरी लाइन देखो, परस्पर मूल समकोण त्रिभुज के समरूप है, तो सिद्ध क्या करना रहेगा? ये वाला त्रिभुज दोनों सर्वांगसम है और छोटा वाला दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम है और बड़ा वाला त्रिभुज छोटे वाले के सर्वांगसम है। तो यहाँ पे देखो, अभी सबसे पहले आकृति को ध्यान से देखो। आकृति में एक त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, बराबर। ए बी सी एक त्रिभुज दिया हुआ है और जिसमें बी कोण क्या है? 90 डिग्री है। और रेखा बी डी जो यहाँ पे हमने बी डी खींचा, तो ये क्या है? लंब है किसके ऊपर? ए सी के ऊपर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए जो रेखा है पूरी, ये वाली रेखा इसके ऊपर लंब है, बराबर। फिर उसके बाद ए डी सी तीनों कैसे?
एक रेखीय, एक रेखी का मतलब तीनों बिंदु एक ही रेखा में। फिर उसके बाद अब देखिए लास्ट में क्या दिया हुआ था, त्रिभुज परस्पर तथा मूल समकोण त्रिभुज के समरूप होते हैं। तो मतलब है कि ये वाला जो हमारा छोटा त्रिभुज है ए डी सी, यहाँ पे देखिए ए डी बी, ए डी बी, ये वाला त्रिभुज किसके समरूप है, ए बी सी मतलब बड़े वाले त्रिभुज के। ये वाला जो बड़ा वाला त्रिभुज है, छोटा वाला त्रिभुज यहाँ पे अलग से मैं बना देता हूँ, ए डी सी, ये एक त्रिभुज हो गया ए डी बी, और ये उसका दूसरा त्रिभुज हो जाएगा। ये हो जाएगा डी बी सी, और एक बड़ा वाला उसी में त्रिभुज बन रहा था बराबर। ये बड़ा वाला जो त्रिभुज बन रहा था इसको मैं अलग से बना देता हूँ। बड़ा वाला पूरा त्रिभुज था ए बी सी, इसके अंदर जब यहाँ से लंब खींचा तो ये एक त्रिभुज अलग हो गया, ये बना, दूसरा त्रिभुज अलग होकर के बना। उसको मैं कलर कर देता हूँ। ये देखो जब लंब खींचा तो ये त्रिभुज बन करके ये वाला बन गया। फिर उसके बाद इसको दूसरा कलर दे देता हूँ। जब ये वाला मैंने लंब खींचा तो यहाँ पे ये दूसरा त्रिभुज बन गया। अब देखो प्रश्न में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले उसको देखो, ए डी सी समरूप किसके, ए बी सी के, मतलब कि ए डी बी समरूप है ए बी सी मतलब बड़े वाले त्रिभुज के बराबर। फिर उसके बाद बोला है बी डी सी, बी डी सी मतलब दूसरा वाला जो छोटा त्रिभुज है ये वाला नीचे का, ये वाला इधर मैंने बनाया येलो कलर में, देखो ये वाला बी डी सी किसके समरूप रहेगा, बड़े वाले त्रिभुज के ए बी सी के। फिर उसके बाद बोला है कि ये दोनों छोटे जो त्रिभुज है ए डी बी और बी डी सी, ये दोनों भी एक दूसरे के समरूप है, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पे अगर अभी सबसे पहले तो मैंने शुरुआत में ही बताया कि आपके पास 5 कसौटी में से कोई भी एक कसौटी अगर पूरी हो जाती है, मतलब कि 5 में से कोई भी एक कसौटी अगर हमें मिल जाती है तो हम त्रिभुज क्या कहते हैं, सर्वांगसम है। ये सिद्ध कर सकते हैं, दो त्रिभुज लेकर के हमें 5 कसौटी पूरी करनी रहती है। यहाँ पे देखो हमने दो त्रिभुज लेना है। पहले यहाँ पे क्या लिया हुआ है, ए डी बी और ए बी सी, मतलब कि ए डी बी ये वाला जो त्रिभुज है छोटा वाला ए डी बी, ये छोटा वाला त्रिभुज, और दूसरे वाले त्रिभुज को मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ। दूसरा वाला क्या लिया हुआ है, ए बी सी, ये वाला त्रिभुज पूरा। अब दोनों त्रिभुज देखो, दोनों त्रिभुज में अगर ध्यान से देखोगे तो बड़े वाले जो त्रिभुज है येलो कलर वाले का कोण क्या बन रहा है, ये वाला, और छोटा वाला जो वायलेट कलर से दिया हुआ है यहाँ पे नीला कलर में, ये देखो इसके लिए भी यही कोण बन रहा है बराबर। तो यहाँ पे इसीलिए ये लाइन लिखी है कोण डी ए बी, डी ए बी मतलब ये वाला कोण किसके सर्वांगसम है, बी ए सी के, बी ए सी के, मतलब ये जो ए वाला कोण है ए इसमें भी आ रहा है, ये इसमें भी आ रहा है, तो दोनों में देखो ए आ रहा है, यहाँ भी ए मिल रहा है आपको, यहाँ भी ए मिल रहा है, येलो कलर कर दिया। क्यों, क्योंकि सामान्य कोण, समान कोण है मतलब सामान्य कोण है बराबर। अब उसके बाद देखो यहाँ पे देखो, अगर ध्यान से देखोगे आप कि ये वाला डी जो बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री लिया हुआ है, मतलब कि ए डी बी हमने त्रिभुज माना था तो उसमें ये क्या है 90 डिग्री है, और ए बी सी यहाँ पे भी 90 डिग्री है। तो दोनों में देखो ए डी बी बड़े वाले छोटे वाले त्रिभुज में और ए बी सी में दोनों में 90 डिग्री है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, दोनों सर्वांगसम हो गए ना क्योंकि दोनों में 90 का कोण बन रहा था। यहाँ पे देखो एक कोण इधर मिला और एक कोण इधर मिला, तो कोको कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए, ए डी बी और ए बी सी, ये वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज दोनों कैसा हो गया, सर्वांगसम हो गया। अब इसके बाद हमने ऊपर वाला आकृति लेकर के सिद्ध किया था बड़े वाले के समरूप है, मतलब ये छोटा वाला लिया था बड़े वाले के समरूप है। उसी प्रकार हम छोटा वाला भी ले सकते हैं।
छोटा वाला जो त्रिभुज है इसको मैं कलर कर देता हूँ। अभी देखो ये अभी इसको लेना है बी डी सी, इसके समरूप रहेगा उसको मैं दूसरा कलर कर देता हूँ ए बी सी की। ये दोनों को हमें अभी सर्वांग दिखाना है। और पहले कौन सा दिखाया था, ऊपर वाला लेकर के बड़े वाले के समरूप। अभी ये दोनों त्रिभुज में देखो ए बी सी, एक ये त्रिभुज लिया और दूसरा लिया है बी डी सी, ये वाला त्रिभुज। दोनों त्रिभुज में सी देखोगे तो सामान्य कोण दिख रहा है बी डी सी। यहाँ पे देखो सी मिला और ए बी सी दोनों में ए सी बी दोनों में सी क्या है, सामान्य कोण समान है। दोनों में समान मिल रहा था इसके लिए सामान्य कोण हो गया। तो यहाँ पे एक कसौटी पूरी हो गई। अब उसके बाद ध्यान से देखोगे तो छोटे वाले त्रिभुज में यहाँ पे देखो आपको, यहाँ पे देखो 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे बराबर। छोटे वाले त्रिभुज में यहाँ पे देखो छोटा वाला जो त्रिभुज है यहाँ पे 90 का कोण बन रहा है और बड़े वाले त्रिभुज में भी यहाँ पे 90 का कोण बन रहा है। मतलब दोनों त्रिभुज में क्या है, 90 का कोण। इसीलिए बी डी सी बराबर ए बी सी, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। अभी देखो दो कोण मिल गया तो दोनों कोण से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए कोको कसौटी से। यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 में दोनों त्रिभुज कैसे है यहाँ पे, इसलिए समीकरण इसलिए त्रिभुज ए डी बी समरूप है बी डी सी के। क्यों, क्योंकि समीकरण 1 और 2 में हमने सिद्ध कर दिया बराबर। यहाँ पे दोनों में बी था, यहाँ पे भी बी था समीकरण 1 और 2 में। तो हमें समरूप क्या मिला, ए डी बी और बी डी सी 1 और 2 से। अभी इसको नाम दे दिया समीकरण 3 से। समीकरण 3 में फिर उसके बाद हमने क्या ले लिया, ए डी बी समरूप रहेगा बी डी सी के, समरूप रहेगा ए बी सी के। इस ये वाला जो लाइन है ना, ये वाली लाइन को मैं फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो कथन 1 और 2 लिया है ना, तो कथन 1 यहाँ पे दिया हुआ है ए डी बी, इसके समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। और यहाँ पे कथन 2 में क्या लिया हुआ है, समरूप रहेगा बी डी सी के, किसके समरूप रहेगा, ए बी सी के। तो अभी देखो यहाँ पे ए बी सी 2 बार आया था, इसके लिए कट कर दिया तो क्या बचा, ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज बी डी सी। यहाँ पे वही लाइन लिखा हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर हमने सिद्ध कर दिया कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम है, तो ये जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम, इसकी भुजाएं सर्वांग सम है, तो मतलब कि बड़ा वाला त्रिभुज भी तो समरूप रहेगा किसके, ये दोनों त्रिभुज के, ये वाले और ये वाले के। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए डी बी जो दिया हुआ है, ये वाला त्रिभुज छोटा वाला और बी डी सी दूसरा छोटा वाला, इसके समरूप है बड़े वाले के। कथन 1 2 3 से यहाँ से लिया संक्रामकता से। यहाँ पे सिद्ध हो गया कि ये वाला प्रमेय जो है, ये दोनों देखो हमें ये 3 ही सिद्ध करना था और तीनों यहाँ पे सिद्ध भी हो गए। अभी प्रश्न संग्रह का ये देखिए। अभी इसके बाद दूसरा ज्यामिति माध्य का प्रमेय। हाँ, ये वाला जो प्रमेय है ना, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं। इसको ध्यान से पहले समझो क्या दिया हुआ है। समकोण त्रिभुज में शीर्ष बिंदु से कर्ण पर खींचा गया लंब रेखाखंड कर्ण द्वारा विभाजित होने वाले रेखाखंडों का ज्यामिति माध्य होता है। मतलब कि कोई एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, उस समकोण त्रिभुज में यहाँ पे 90 डिग्री से लेकर के कर्ण पर आप एक लंब खींचते हो, तो यहाँ पर हमेशा 90 का कोण बनेगा। और ये जो रहेगा, ये वाली रेखा, ये रेखा जो रहेगी इन दोनों को दो समान भागों में बांटेगी। मगर इसका जैसे ये वाली रेखा यहाँ पे Q लिया हुआ है, यहाँ पे S लिया हुआ है, तो इसका जब आप वर्ग करोगे QS का वर्ग, और ये पूरी भुजा का मान जो दिया हुआ है R और P, मतलब कि RS और PS, मतलब कि ये वाली दोनों भुजा का गुणा करोगे तो इस भुजा के बराबर मिलेगा, इसका ये मतलब है। यहाँ पे देखो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू आर पी क्यू आर ये समकोण त्रिभुज लिया। फिर उसके बाद बोला है कि क्यू एस मतलब ये वाली भुजा किस पे लंब है, पी आर पे, ये वाली भुजा पे लंब है। अब उसके बाद ये तो दिया हुआ था तो यहाँ पे लिख दिया हुआ है।
फिर उसके बाद देखो इसके अंदर दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज तो ये वाला बन रहा है क्यू एस आर, और दूसरा बन रहा है पी एस आर, ये वाला बन रहा है बराबर। और समकोण त्रिभुज की समरूपता, क्यों? क्योंकि हमने ऊपर सिद्ध किया था कि दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, सर्वांग होते हैं। उसके बाद देखो अभी पी क्यू एस, क्यू एस का मतलब हो गया ये वाली भुजा बटे पी एस, ये वाली भुजा बराबर एस आर बटे एस क्यू। समझा? यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद क्या किया, यहाँ पे इन दोनों को आपस में तिर्यक गुणा किया, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, क्यू एस का वर्ग बराबर पी एस गुणे एस आर। तो ये ज्यामितीय माध्य का सूत्र है, आप इसको याद रखना कि ज्यामितीय माध्य का सूत्र किसे बोलते हैं, ज्यामितीय माध्य कब लगाते हैं। इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ, ये देखो इसको खास करके ध्यान रखना क्योंकि सवाल का हल करते समय आपको बहुत इसका उपयोग होगा। अब आते पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब क्या होता है कि कोई समकोण त्रिभुज दिया हुआ रहेगा, समकोण त्रिभुज जो रहेगा उसमें ये कर्ण का वर्ग पहली भुजा अन्य दो वर्गों के भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यहाँ पे देखो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग मतलब ये वाला कर्ण, इसका वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। शेष दो भुजा मतलब ये वाला भुजा और ये वाली भुजा, इन दोनों का अगर आप इसका और इसका वर्ग करोगे तो वर्ग करने के बाद जोड़ दोगे तो इसके बराबर रहेगा। जैसे कि मैं अगर इसका मान एक लूँ और इसका भी मान एक लूँ, इन दोनों का वर्ग करोगे, एक का वर्ग एक होता है और एक का वर्ग एक ही होता है, तो एक और एक को जोड़ दोगे तो आपको कितना मिलेगा, दो, इसके बराबर हो गया। और इसका भी मान दोनों का दो ही आया बराबर। तो वही है इस प्रमेय का मतलब कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा पहली भुजा का वर्ग प्लस दूसरी भुजा का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, ये सूत्र होता था। तो यहाँ पे दत्त में क्या आया है, त्रिभुज ए बी सी में एक त्रिभुज लिया हुआ है ए बी सी, ये तो दिया हुआ था ए बी सी में कोण बी जो है वो 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज दिया हुआ था उसमें भी कोण 90 डिग्री दिया हुआ है। फिर उसके बाद बोला क्या है, ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, मतलब कि कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग प्लस दूसरी भुजा का वर्ग। यहाँ पे देखो कर्ण का होगा ए सी हो गया, पहली भुजा हो गई ए बी, दूसरी भुजा हो गई बी सी, वही लाइन यहाँ पे लिखा है और हमें यही सिद्ध भी करना है। यहाँ पे फिर उसके बाद क्या किया इसने, रचना बिंदु बी से भुजा AC पर एक लंब BD खींचा। AC ये क्या है, AC एक भुजा है, B से सीधा एक लंब खींचा इसके ऊपर, ऐसा लंब खींचा कि ADC तीनों बिंदु एक रेखी है, एक ही रेखा में ना तीनों बिंदु AB DB और CB। यहाँ पे हो गया खींचिए कि ADC तीनों एक रेखी हो। अब उसके बाद पत्ती, पत्ती में समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC में रेख BD, समकोण त्रिभुज दिया हुआ है ABC में रेख BD मतलब ये वाली जो रेखा है AC पर लंब है बराबर। अगर आपने एक रेखा खींचा और उसके ऊपर ऐसी रेखा खींचा तो क्या हो जाएगी, लंबी रहेगी ना। पिछले वीडियो में मैंने जब पहला लेसन अध्याय करवाया था समरूपता का, तो वहां पे मैंने सारी चीजें बताया हुआ है। फिर उसके बाद बोला है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप रहेगा ADC के, समरूप रहेगा BDC के, समकोण त्रिभुज की समरूपता जैसा कि हमने यहाँ पे सिद्ध किया, ADC समरूप रहेगा ABC के और BDC समरूप रहेगा ABC के।
यहाँ पे वही लाइन बोला है कि ये वाला जो छोटी वाली दोनों आकृति है, ये वाला जो त्रिभुज बना हुआ है वो समरूप रहेगा इसके, और ये वाले दोनों जो त्रिभुज है वो बड़े वाले त्रिभुज के समरूप रहेगा। ये उसका मतलब था, समरूप मतलब समान रहेगा। अब इसके बाद दो त्रिभुज लिया हुआ है इसने। सबसे पहले एक बड़ा वाला त्रिभुज लिया हुआ है, फिर उसके बाद छोटा वाला त्रिभुज लिया हुआ है। तो दोनों को मैं अलग अलग कलर से कर देता हूँ। ए बी सी एक त्रिभुज ले लिया, फिर उसके बाद उसने दूसरा त्रिभुज लिया हुआ है ए डी बी, ये दूसरा त्रिभुज है। अब उसके बाद देखो, फिर उसके बाद इसमें क्या किया है इसने, ए बी मतलब कि ये वाली भुजा बटे ए डी। एक बड़ा जब त्रिभुज लोगे, ये बड़ा वाला त्रिभुज येलो कलर से किया था मैंने, और छोटा वाला त्रिभुज ऑरेंज कलर हो गया। ये हो गया ए डी बी। अभी देखो यहाँ पे यही दोनों त्रिभुज समरूप दिखा रहा है। तो ए बी मतलब ये वाली भुजा बटे एडी, एडी का मतलब हो गया ये वाली भुजा। फिर उसके बाद बी सी, इसका आधार बटे इसका आधार। फिर उसके बाद ए सी, ए सी का मतलब हो गया इसका कर्ण बटे ए बी मतलब इसका कर्ण। यहाँ पे देखो 90 डिग्री बन रहा था, यहाँ पे भी 90 डिग्री आएगा, और यहाँ पे 90 डिग्री। तो इन दोनों कर्ण बटे कर्ण, पहली भुजा बटे पहली भुजा, दूसरी भुजा बटे दूसरी भुजा, यही लिखा है इसने, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। अब इसके बाद यहाँ पे देखो ए बी बटे ए डी इसको ले लिया, और ए सी बटे ए बी ले लिया। और ये जो दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहली भुजा और दूसरी भुजा, ये देखो ये दोनों को अगर ध्यान से देखोगे तो पहली भुजा और दूसरी भुजा है बराबर। तो दोनों में से किसी एक भुजा का मान यहाँ पे लिखा है, फिर उसके बाद कर्ण का मान लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि उसने बोला था ना कि दोनों भुजाएं जो होती है, मतलब कि ये दोनों भुजाओं का वर्ग करने के बाद योग करने पर कर्ण के बराबर होता है। तो इसीलिए यहाँ पे दो में से किसी एक भुजा का मान ले लिया। फिर उसके बाद इन दोनों का आपस में तिर्यक गुणा किया, इसका गुणा इसके साथ, इसका इसके साथ। तो ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी गुणे ए सी, ये समीकरण 1 हो गया। ठीक इसी प्रकार पहला वाला त्रिभुज में उसने क्या किया था, ऊपर का लिया था, अभी नीचे वाला त्रिभुज लेंगे, नीचे का जो छोटा त्रिभुज है, और बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। तो दोनों को मैं अलग अलग कलर कर देता हूँ। यहाँ पे देखो इसी प्रकार ए बी सी समरूप रहेगा बी डी सी के। ये हो गया ए बी सी, और दूसरा हो गया ए बी डी सी, बी डी सी के बराबर। यहाँ पे भी देखोगे तो दोनों त्रिभुज में ये पहली भुजा हो गई इसकी, ये वाली जो है पहली भुजा है, पहली भुजा का मान बटे बी डी मतलब पहली भुजा का, इन दोनों का यहाँ पे लिखा, पहली भुजा का मान बटे पहली भुजा का मान। फिर उसके बाद बी सी, दूसरी भुजा का मान बटे डी सी, इस दूसरी भुजा हो गई उसकी। अब यहाँ पे देखोगे तो 90 डिग्री बन रहा है छोटे वाले त्रिभुज के, और यहाँ पे बन रहा है बड़े वाले त्रिभुज के लिए। इसका कर्ण क्या दिया हुआ है, बड़े वाले त्रिभुज का कर्ण ए सी है, तो यहाँ पे ए सी, छोटे वाले त्रिभुज का कर्ण बी सी है। फिर उसके बाद ये दोनों मान देखोगे तो पहली भुजा का मान दूसरी भुजा का है, तो दोनों में से किसी एक को ले लिया। तो यहाँ पे बी सी बटे डी सी ले लिया बराबर ए सी बटे बी सी। अब यहाँ पे क्या किया इसने, तिर्यक गुणा किया इन दोनों का आपस में, इन दोनों का आपस में, तो मिल गया बी सी का स्क्वायर बराबर डी सी गुणे ए सी। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ये कथन 1 हो गया और ये कथन 2 हो गया। तो 1 तथा 2 का योग करने पे, मतलब इसको और इसको जोड़ने पर, यहाँ पे देखो इसको और इसको जोड़ोगे तो यहाँ पे ए बी का वर्ग दिया हुआ था, ए बी लिख लिया, यहाँ पे बी सी दिया हुआ था, यहाँ पे बी सी लिख लिया, मतलब दोनों का कर्ण क्या किया, योग किया। फिर उसके बाद यहाँ पे पहली भुजा का वर्ग दिया हुआ है दूसरी भुजा का, और यहाँ पे भी पहली भुजा और दूसरी भुजा का गुणा किया हुआ है, तो इन दोनों को यहाँ पे लिखा। फिर उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे ए सी जो है वो दोनों में समान है, तो ए सी सामान्य को बाहर ले लिया, बच गया क्या, ए डी और डी सी, तो इन दोनों को अंदर लिखा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो
ए डी सी, ये तीनों कैसे थे, एक रेखी थे। एक रेखी थे मतलब हम ऐसे लिखते ना, ए सी बराबर ए डी प्लस डी सी। तो ये पूरा ए डी प्लस डी सी की जगह पे ए सी का मान लिख दिया, यहाँ पे ए डी प्लस डी सी की जगह पे ए सी हो गया, क्योंकि तीनों बिंदु एक रेखी थे। तो अभी देखो ए सी का गुणा ए सी करोगे तो ए सी वर्ग मिलेगा। तो यहाँ पे ए बी प्लस बी सी दिया हुआ था। फिर उसके बाद यहाँ पे बी सी क्या दिया हुआ है, इसको इस तरफ लिख दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग प्लस दूसरी भुजा का वर्ग। और हमें यही सिद्ध भी करना था, ए सी बराबर ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ये प्रमेय तो खत्म, सिद्ध हो गया। अभी अगला प्रमेय, अगला प्रमेय दिया हुआ है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। विलोम का मतलब होता है कि हमने उसमें क्या सिद्ध किया था कि पहली भुजा का वर्ग प्लस दूसरी भुजा का वर्ग बराबर कर्ण के बराबर होता है। लेकिन उसमें क्या दिया हुआ था, 90 डिग्री। यहाँ पे हमें 90 डिग्री सिद्ध करना है, और पहली भुजा दूसरी भुजा का वर्ग दिया हुआ है। यहाँ पे देखो, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग, एक भुजा का वर्ग मतलब ये वाली भुजा का वर्ग, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। शेष दो भुजा कौन सी हो गई, ये हो गई और ये हो गई, इन दोनों का वर्गों के बराबर हो तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। समकोण मतलब ये हमें सिद्ध करना है कि यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो 90 का बन रहा है। यहाँ पे देखो रचना किया, रचना करने, इसने क्या बोला है, रचना कीजिए। रचना इस प्रकार करना है कि खींचिए ए बी बराबर पी क्यू हो, ए बी बराबर पी क्यू हो। तो यहाँ पे दो आकृति दिखी हुई है बराबर, इसने इसके बराबर यहाँ पे दूसरी आकृति बनाया, ए बी बराबर पी क्यू हो, बी सी बराबर क्यू आर हो। ए बी बराबर पी क्यू ये ले लिया, बी सी बराबर क्यू आर ये मिल लिया। फिर उसके बाद बोला है कि कोण पी क्यू आर 90 डिग्री हो, पी क्यू आर मतलब यहाँ पे कोण 90 का हो। फिर उसके बाद दिया हुआ है उपपत्ति त्रिभुज पी क्यू आर में। अभी ये पूरा त्रिभुज देखो पी क्यू आर, ये पूरा त्रिभुज हो गया। पी क्यू आर में यहाँ पे जो कोण दिया हुआ है वो क्या बन रहा है, 90 डिग्री का। फिर उसके बाद देखो 90 का कोण बन रहा है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ना कि ये कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग प्लस दूसरी भुजा का वर्ग। तो यहाँ पे वही लिखा है पी आर का वर्ग, पी आर कर्ण हो गया, पहली भुजा हो गई पी क्यू, दूसरी भुजा हो गई क्यू आर। यहाँ पे पी आर बराबर पी क्यू प्लस पाइथागोरस प्रमेय से। फिर उसके बाद देखो, तो पी क्यू जो है, ये वाली भुजा जो है वो ए बी के बराबर है। तो यहाँ पे पी क्यू की जगह पे मैं ए बी लिख सकता हूँ, इसीलिए यहाँ पे ए बी लिखा हुआ है, पी क्यू की जगह पे ए बी लिखा हुआ है। फिर उसके बाद दूसरी भुजा इसकी जो है, ये वाली पूरी भुजा बी सी के सर्वांग में, तो यहाँ पे क्यू आर की जगह पे बी सी ले लिया बराबर। लेकिन यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है कि ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग किसके बराबर होना चाहिए, ए सी के। यहाँ पे ए बी प्लस बी सी का मान की जगह पे ए सी का मान लिख दिया कि यहाँ पे दत्त, दत्त का मतलब दिया हुआ था। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे पी आर दिया हुआ है, पी आर ले लिया, ए सी यहाँ पे हमें मिल गया। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल करोगे तो पी आर बराबर ए सी मिल जाएगा। तो अभी दोनों भुजाएं, अभी यहाँ पे देखो ये क्या मिला हमें, भुजा मिला, और यहाँ पे भी क्या मिला हमें, भुजा मिला बराबर। और यहाँ पे भी हमें क्या मिला, भुजा मिला। तो भुजा भुजा कसौटी से ये दोनों त्रिभुज, एक ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दोनों क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम है तो उसकी भुजाएं कैसी रहेगी, सर्वांगसम रहेगी। अब भुजा सर्वांगसम है तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा ही, क्योंकि यहाँ पे कर्ण बन रहा है, सिद्ध हो गया। हमें देना क्या था, बनाना क्या था, 90 का कोण, तो दोनों में यहाँ पे 90 हो गया। अब इसके बाद प्रश्न संग्रह 4.1, वो मैं आपको अगले वीडियो में हल करके देने वाला हूँ। प्रश्न संग्रह 2.1 इसके बाद का जो सवाल है